अस्सलाम वालेकुम नारीन गिरामी। कन्हैया लाल योगी आदित्यनाथ की आज आ गई शामत के एक सन्यासी बाबे का काम होता है जंगलों में जाके राजो न्याज करना और जो है ऊपर वाले से लौ लगाना, मोहब्बत करना, ये करना भला उसका क्या काम है दुनिया में या क्या काम है सियासत में। ये बात कन्हैयालाल करने के बाद इससे भी ज्यादा गंभीर बातें जो की हैं वो आपकी आंखें खोल देंगी। आज योगी जी की खैर नहीं है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। योगी आदित्यनाथ अगर इस्लाम के खिलाफ बात ना करता तो आज मैं भी ये वीडियो ना बनाता। वीडियो के एंड पे 20 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे। आइए देखते हैं। जिसको आप योगी समझ रहे हैं वो ढोंगी है, कंप्लीट ढोंगी है। और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि ढोंगी कैसे है। सन्यासी किसको कहते हैं? मैं हिंदू धर्म पे बहस करने के लिए तैयार हूं। बुलाइए किसी भी आरएसएस के प्रकांड पंडित को, मैं उससे बहस करना चाहता हूं। वो करे हमसे हिंदुइज्म की बहस। किस पे बहस करना चाहता है? रामचरितमानस पे, गीता पे, किस पे बहस करना चाहता है? सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो गृहस्थ धर्म को त्याग देता है, उसको सन्यासी कहते हैं ना। वो सांसारिक सुख को त्याग देता है, उसको योगी कहते हैं। भगवान राम अपने सौतेले भाई के लिए, पिता के वचन के लिए, सौतेली मां के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके कहां चले गए? जंगल। योगी जी का ओरिजिनल घर जानते हैं कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहां जंगल है, तो ये जंगल और पहाड़ से कहां आ गए? लखनऊ। इसको समझिए आप कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई हैं ये लोग, दंगाई हैं। और इनके विचार आप सुनिए। ये जो ढोंगी हैं, इन्होंने एक सेना बनाई। अब देखिए हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म में तमाम तरह की व्यवस्था अपने आप की गई है। सबसे पहला बात, अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मूल बात है। तो कोई अगर अत्याचारी है, पापी है, उसका सजा भगवान देंगे। तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बताओ हमको, कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो? तुम राम का घर बनाओगे? हैं? अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बाह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो। तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो। क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में लोगों को बचाने का प्रतीक है, लोगों को मारने का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में साहू जी महाराज का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, तुकाराम का, संत तुकाराम का रंग है। और तो और यहां कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं का छीवर का रंग भगवा होता है, जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। एक बात हमको बताइए, ये रामचरितमानस की बात करते हैं। मैं रामचरितमानस पढ़ा हूं। रामचरितमानस में 1 दर्जन से ज्यादा शब्द उर्दू के हैं। गरीब नवाज शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो अरब की भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में ही उर्दू बोली जाती है। रामचरितमानस जो है उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास की। हालांकि तुलसीदास ने कुछ गलत बात भी लिखा है, जिसका हम खुले तौर पे जो है समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं उसका। रामचरितमानस में लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल चल रहे हैं। अभी बंगाल के हाई कोर्ट से रथ यात्रा निकालने का परमिशन किसको मिला है? राम जी को कि रावण जी को? तो सोचिए ना, अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए ना। और मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा।
मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं कि कुछ बोलने के चलते आपको जेल में डलवा दूंगा। कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? और सुनिए, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। कौन लेकिन राहुल आपने कौन राहुल हेलो गांधी? हेलो हेलो, आपका प्रश्न राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बताएं? बस यही है, और कुछ है? हो गया। इक्वालिटी की बात करते करते आपने सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया, जो 5 साल से अभी आई है। 60 इयर्स जो बाद में कांग्रेस ने किया, उसका कुछ नहीं देखा आपने, उसका एक भी नहीं देखा। जो दिखा योगी जी, आपका प्रश्न मोदी जी। है, आप सुने ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं दिए। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में पैदा हुए, मुगल सराय में पैदा हुए, 1952 में रेल मंत्री बने, और एक बार रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। ये 2014 से पहले की घटना है ना? ये 2014 से पहले की घटना है कि 2014 के बाद की घटना है? 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? क्या आप बता दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना, इस पे हमने बात की, हमने कहा आपको। देखिए, ये एकदम जानते हैं संबित पात्रा स्टाइल सवाल है। ये क्यों है, ये क्यों है, इसको आप समझिए। आप जो है, आप मुझे ये टैग करना चाहते हैं कि आप 2014 में जो हो रहा है उस पर ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी जहमत उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, और आजकल 4G स्पीड भी जियो धन धनाधन दे रहा है, तो आप जो है उसको खोलिए, और आप जो है मेरा टाइमलाइन 2014 से पहले जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या एक भी सवाल हमने मोदी जी से पूछे हैं? एक भी सवाल हमने मोदी जी से नहीं पूछे हैं। जो भी सवाल हमने पूछे हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछे हैं। यही हमारी जिम्मेवारी है बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। माने कमजोर से सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। कमजोर से सवाल पूछने में क्या है? जो पावर में बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए। आप बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या है? अरे जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और ये बात आप मेरा नोट करके रखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और राहुल गांधी जो आज बात बोल रहे हैं, यदि उस बात को नहीं पूरा करेंगे तो इसी मजबूती से राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे। यह बात को हम आपको कह देना चाहते हैं। यह जो साजिश है, इस साजिश को आप समझिए कि अपनी गलती जो है वो हम पड़ोसियों के मत्थे मर देना चाहते हैं। मैंने आप बताइए कि देश में जो हो रहा है उसके लिए हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। क्या है पाकिस्तान? मुकाबला करना होगा तो पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना से मुकाबला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। इसको आप समझिए। जानबूझ करके एक ऐसा कॉम्पिटिटर चुना जाता है। वीडियो गेम खेलते होंगे मोबाइल पे। वीडियो गेम में क्या होता है कि क्रिकेट खेलता है लोग तो अपने हिसाब से प्लेयर चुनना होता है, अपने हिसाब से टीम चुनना होता है, तो जो खेलता है हमेशा वही जीतता है। ये देश में वही हो रहा है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अपने हिसाब से विपक्ष चुन रहे हैं। मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं विपक्ष की भूमिका में होना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो काम यदि सरकार करे तो फिर विपक्ष क्या करेगी? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है जवाब देना। विपक्ष जो है उसको कहता है जवाब दो, और सरकार जो है वो सवाल पूछ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। जो कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस ने वो भुगता। कांग्रेस है, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है। वो जो है, जो मुद्दा आपने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, कि ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया। और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला। बोले थे महंगाई कम कर देंगे। जाते हैं ना
तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रधानमंत्री का पेट्रोल पंप पे देख के लगता है कि काश जो है, काश मोदी जी का, जैसे उन्होंने प्रचार में 3D फोटो मोदी जी का घूमता था एकदम ऐसे चलते हुए 3D। हमको तो मन करता है कि पेट्रोल पंप वाले को कहें कि यार यहाँ भी 3D फोटो लगा दो प्रधानमंत्री का, कम से कम ये देख के तो महसूस हो कि असली प्रधानमंत्री हैं, देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो रोज देख रहे हैं, ये एहसास तो हो। ये सवाल किससे पूछा जाए बताइए? वो जानते हैं क्या करते हैं? ये सवाल वो जेएनयू पे के ऊपर रख देते हैं, ये सवाल वो हमारे ऊपर रख देते हैं। ये सब आप तो माने आप शरीफ आदमी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पूछे हैं। लोग जानते हैं हमको क्या कहता है? लोग तो कहता है कि ये क्या बोलेगा, ये तो देशद्रोही है। अब बताइए, ये भी सवाल सरकार से पूछना चाहिए जो हमसे पूछ रहा है। देश में गृह मंत्री हैं, कड़ी निंदा करते रहते हैं इसे हाथ हिला के। देश में जब गृह मंत्री हैं, देश में कानून है, देश में न्यायपालिका है। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो हमको पकड़ करके जेल में डालिए। टैक्स का पैसा तो आप बर्बाद कर रहे हैं साहब, कि हमको जेल में डालने की बजाय हमको बॉडीगार्ड देकर के देश दुनिया घुमा रहे हैं, देश घुमा रहे हैं। ये सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से ना, कि देश में अगर कहीं कुछ हो रहा है गलत, कुछ भी गलत, अगर मान लीजिए किसी ने नारेबाजी कर दी है, हम तो नहीं किए हैं, अगर किए होते तो आपको भरोसा दिला देते हैं। ये लोग डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक ऐसा तोहमत लगाते हैं कि लोग चारों खाने चित हो जाएं। किसी भी इंसान के ऊपर एक ऐसा आरोप मर दो कि उसकी सारे के सारे सवाल की लेजिटिमेसी चला जाए। जो सवाल हैं वो सवाल पूछना ही बंद कर दे, उसको इतना डराओ, यदि ना डरे तो गोली चलाओ, गोली चलाने के बाद भी नहीं डरे तो जान ले लो, नहीं माने तो जेल में भर दो। यही हो रहा है ना देश में। और आप तब भी कहते हैं कि सवाल जो है वो मोदी जी से ना पूछ करके राहुल गांधी से पूछा जाए। सत्ता से सवाल पूछा जाता है साहब, और सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, और सत्ता किसी की भी हो, हर किसी से सवाल पूछना चाहिए। और हम हैदराबाद की इस आवाम को, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली इस आवाम से हम यही अपील करना चाहते हैं, आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार जिसको आपने अपना समर्थन दिया है, वो जब चुन करके आए हैं, उसका घोषणा पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। माने ठीक है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डाउनलोड कर लीजिएगा इनके वेबसाइट से, वो पढ़िए उसको और देखिए कि इसमें से कितने सवाल हल हुए हैं। और ये तो साजिश है ना, कि 2014 में भी ऐसा होता था, 2012 में भी ऐसा होता था, 13 में भी ऐसा होता था, तो मतलब ऐसा ही होता रहे तब तो बहुत अच्छा है ना। कि अभी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में भी गरीबी है इसलिए हम गरीबी दूर नहीं करेंगे। कल को यदि कांग्रेस जीत करके आए तो कांग्रेस कहेगी तो बीजेपी को जिता करके देख लिए, वो थोड़ी गरीबी दूर किया, अब हम भी गरीबी दूर नहीं करेंगे। इसका आप जेनेसिस समझ रहे हैं? ये जो सवाल जिस तरीके से आज उठाए जा रहे हैं, आप भी उसके शिकार हो गए हैं, ये हमको कहां पहुंचा देगा उसका मतलब समझ रहे हैं? इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी होगा ही नहीं, डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। और इसका एक सबसे बड़ा जो खतरा हुआ है, एक आखिरी बात आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता हूं कि इस देश के एक पार्टी के एक अध्यक्ष को यह हिम्मत कहां से आती है कि वो कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे। हु आर यू? राज करेंगे? ये भाषा कहां से आई है? कैसे ये भाषा निकाल पाते हैं लोग? क्योंकि उनको भरोसा है कि जब भी वक्त आएगा, कांग्रेस बीजेपी करके, अपनी गलती किसी और के सर मढ़ करके, हिंदू मुसलमान करके, समाज का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, हमको कौन हरा देगा? और हारने की स्थिति आएगी तो ईवीएम जिंदाबाद। ये जो स्थिति है, इस खतरनाक परिस्थिति को आप समझिए। कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे ये कोई मैंने रॉकेट साइंस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे जिसको जनता चुनेगी वो होगा प्रधानमंत्री, इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन ये सवाल कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? ये सवाल ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे 2019 में चुनाव नहीं होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी, WWF का फाइट जो है राहुल गांधी होंगे और दूसरी तरफ जो है मोदी जी होंगे, दोनों के बीच में फाइटिंग होगा और जो फाइटिंग जीतेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा है क्या? इस देश में 545 सीट पे चुनाव होना है। 545 सीट पे जब चुनाव होगा, उसमें जिसका बहुमत होगा, जिस सरकार की बहुमत होगी, जिस अलायंस का बहुमत होगा, वो लोग जाकर के अपना जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे, वो अपना मंत्रिमंडल चुनेंगे। यही होता है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ डेमोक्रेसी है। ये अमेरिका तो नहीं है, ये हिंदुस्तान है ना।
अमेरिका के चुनाव में और हिंदुस्तान के चुनाव में क्या फर्क है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन है, जनता सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। हम अपने यहां सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम एमपी का चुनाव करते हैं। और हमारे एमपी जो हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये इनको कौन ये पावर दे दिया है? हाथ में जो है माइक ले लिया और कैमरा ले लिया और अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी समझ रहे हैं। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जनता डिसाइड करेगी ना। जनता जिसको मैंडेट देगी, जिस पार्टी को मैंडेट देगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। योग इसलिए बोला गया है ताकि आपको यह कहा जाए, ठीक है यार 90 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं तो क्या है, लेकिन पप्पू को वोट दे दें। इसलिए बोला गया है। यह साजिश आप समझिए। ये इसलिए बोला गया है कि आप हर सवाल के जवाब में यह कहें तो क्या राहुल गांधी को वोट दे दें। यह इसलिए कहा गया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी पप्पू हैं कि नहीं हैं, यह तब पता चलेगा ना जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री गप्पू हैं, यह पिछले 4.5 सालों में पता चल गया है। यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसको इस तरीके से हम लोगों को सोचना चाहिए। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसकी जिम्मेवारी जो है उसको वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और बतौर नागरिक मेरी जिम्मेवारी ये है कि सत्ता हमको कितनी भी डराने की कोशिश करे, हम सवाल पूछेंगे और तब तक पूछेंगे जब तक हमको जवाब नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी योगी आदित्यनाथ की धुलाई और उनका ढोंगीपना वगैरह वगैरह। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ? जितना इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान इस बंदे ने दिया है, हमारा हक बनता है हक के खिलाफ आवाज़ उठाना। योगी खुद को सन्यासी कहते हैं, मगर इक़्तिदार और सियासत की कुर्सी के लिए दुनियावी लालच में डूबे हुए होते हैं। तुम्हारा क्या काम है सियासत में? और उत्तर प्रदेश में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, मगर वो सिर्फ मजहबी सियासत पर तवज्जो देते हैं। मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों की है जो वहाँ से निकल चुकी है। ख़वातीन के खिलाफ रेप केसेस बढ़ते रहे, मगर योगी अक्सर खामोश नज़र आए हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकारीर करते हैं जो एक वज़ीर आला के शायान शान नहीं है। तालीम के बजट में कटौती की जबकि हिंदू मुस्लिम फसाद पर अरबों खर्च किए। सेहत के निज़ाम में बिगाड़ आया, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए, मगर जिम्मेदारी नहीं ली। रोजगार का वादा किया मगर बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। किसानों के एहतजाज के दौरान इनके मसाइल को सुनने की बजाय पुलिस के जरिए दबा दिया। खुद को सादा सुन्नत कहते हैं, मगर सरकारी महल्लात और आसाइशों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। योगी की पॉलिसियों ने उत्तर प्रदेश को सरमायाकारों के लिए गैर महफूज बना दिया है। अक़लियतों को बुनियादी हकूक़ देने की बजाय इन्हें मशकूक और कमज़ोर बनाया गया है। मज़हब के नाम पर वोट बटोरने में महारत दिखाई, मगर तरक्की के मैदान में नाकाम रहे। बीजेपी की कठपुतली बनकर सिर्फ मोदी के इशारों पर चलते रहे हैं। रियासत में मॉब लंचिंग के वाक़यात बढ़े, मगर योगी ने रोकने की बजाय खामोशी इख्तियार की। पुलिस हिरासत में मुसलमानों की हलाकतों पर कोई इंसाफ न हुआ। नौजवानों को तालीम और मुलाजमत की बजाय मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला। योगी के दौर में मीडिया पर भी दबाव डाला गया कि वो हुकूमत के खिलाफ सच न दिखाए। अपने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवा कर सियासी इंतकाम ले लिया और उत्तर प्रदेश गुर्बत में डूबा रहा, मगर योगी ने राम मंदिर और हिंदू एजेंडे को तरजीह दी। सन्यासी होने के दावे के बावजूद योगी की सियासत ने नफरत, फसाद और नाइंसाफ़ी को जन्म दिया। ये थे वो 20 पॉइंट जो मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लेके आया हूँ। हम बीच की बात करते हैं। योगी को, मोदी जी को, अमित शाह को और राहुल गांधी को, सबको मिल के बैठ के मुसलमानों के बारे में सोचना चाहिए, उनके हुकूक के बारे में सोचना चाहिए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।